फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो टॉप 10 जो टॉपिक है आपके सामने हैं। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से या विद्युत चुंबकीय प्रेरण से कोई क्वेश्चन बनते हैं तो इन टॉपिक से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इनसे रिलेटेड फॉर्मूले या बेसिक अगर तैयार कर लेते हैं तो एटलीस्ट इस यूनिट से पूछे जाने वाले क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे ये टॉप 10 टॉपिक्स, और इन टॉप 10 टॉपिक्स के सारे बेसिक कवर कराने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस सीरीज में मैं हर यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वन शॉट दे रहा हूं, जहां पर आप कम से कम समय में यूनिट को कवर कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, फ्लक्स क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है, जहाँ पर B बराबर चुंबकीय क्षेत्र होता है और A बराबर जो होता है क्षेत्रफल होता है। मतलब मान लीजिए किसी बंद पृष्ठ से अगर मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र अगर गुजर रहा है तो ये बल रेखाएं हैं आपकी, ये जो बल रेखाएं ये B है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। और ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का लंबवत जो घटक है जिसको अपन DA बोलते हैं, यहाँ पर A से प्रदर्शित किया जा रहा है। इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है थीटा, उसी का एक कॉस कंपोनेंट इस तरफ जाता है आपका B कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट जाता है आपका B साइन थीटा। तो हम यहाँ पर B कॉस थीटा लेते हैं, इसलिए फ्लक्स का फॉर्मूला बनता है बी ए कॉस थीटा। और यहाँ से डायरेक्टली न्यूमेरिकल आते हैं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देन उसके बाद हम चलते हैं विद्युत वाहक बल पे। तो याद रखिए, जब कभी भी किसी कुंडली में फ्लक्स अगर बार बार परिवर्तित होने लगे तो वहाँ पर एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, और उस विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी। और यहाँ से क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जाते हैं। फ्लक्स परिवर्तन की दर जो होती है प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। माइनस चिन्ह इसलिए लगा होता है क्योंकि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। यहाँ पर एन जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब कितने लूप वहाँ पर लगाए गए होते हैं कॉइल के, ठीक है। तो फ्लक्स परिवर्तन में क्वेश्चन आते हैं अवकलन वाले पर, मतलब डिफरेंशिएशन पर, मतलब डी फाई बाई डी टी। इसमें आपको फाई का इक्वेशन दे दिया जाएगा, जैसे 3t² + 2t + 5। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, डी फाई बाई डी टी निकालना पड़ेगा। जैसे इसका अवकलन 6t + 2 होगा, और t = 1 सेकेंड अगर दे दिया तो आपको रखना पड़ेगा 6 × 1 + 2। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 8 वोल्ट, इसका आंसर आ जाएगा एक प्रकार से। तो आपको यहाँ पर अवकलन करना पड़ता है, और समय दिया होगा। अवकलन करने के बाद अगर समय वाली टर्म बचती तो यहाँ पर रखना पड़ता है, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और अगर सामने नंबर ऑफ टर्न्स अगर 1 है तो आपको डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई करना है, 10 है तो 10 से गुणा कर देना। इस प्रकार से हम प्रेरित विद्युत वाहक बल का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद चलते हैं, सेकंड है लेंज फ्लेमिंग का राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल। तो मैं आपको बताऊँ तो लेंज ने प्रेरण के बारे में बताया था कि अगर मान लीजिए एक मैग्नेट है, मैग्नेट से इस प्रकार से बल रेखाएं गुजर रही, और यहाँ पर हमने एक परिपथ अगर लगा दिया इस प्रकार से, तो परिपथ में अगर गैल्वेनोमीटर लगा दिया तो चुंबकीय सुई के विक्षेप के बारे में, तो जो मैग्नेट की जो आपेक्षिक गति होती है, मतलब प्रेरण की जो जानकारी है कि अगर मैग्नेट को पास ले जाते तो इसका विक्षेप राइट साइड में, दूर लेकर जाते तो लेफ्ट साइड में। तो किसी भी गैल्वेनोमीटर में, किसी परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र की वजह से होने वाले प्रेरण की जानकारी लेंज के द्वारा दी जाती है, और इससे हम किसी चुंबकीय ध्रुव की दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। फिर फ्लेमिंग की बात करते हैं। तो फ्लेमिंग में आपको पता ही होगा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल आपको दोनों देखना है। राइट हैंड रूल में हमेशा धारा निकलती है, हमेशा याद रखिए, राइट हैंड रूल में इस वाली फिंगर से धारा निकलती है, और लेफ्ट हैंड रूल में इस वाली फिंगर में धारा प्रवेश करती है। तो हमेशा याद रखिए, राइट हैंड रूल में इस फिंगर से धारा निकलती, तो ये हमेशा जनरेटिंग डिवाइस या जनरेटिंग यंत्र बनाते हैं। और ये वाली जो डिवाइसेस है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, इस वाले में क्योंकि धारा प्राप्त करती है, इसीलिए ये वाली जो मशीन है धारा पर निर्भर होती है। राइट हैंड रूल में हमको आउटपुट के रूप में धारा मिलती है, जबकि लेफ्ट हैंड रूल में हमको आउटपुट के रूप में नहीं, हमको इनपुट के रूप में हमको धारा लेनी पड़ती है। ये आपको याद रखना है। तो ये थ्योरेटिकल कुछ टॉपिक है, आपके कुछ नियम है मैक्सवेल वगैरह के, उसको आप इजीली देख लीजिए। फ्लेमिंग का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल, उनके उपयोग वगैरह। तो ये आपके 3 टॉपिक हो गए बड़े इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं स्वप्रेरण के बारे में। स्वप्रेरण का मतलब है, अगर मान लीजिए किसी कॉइल के अंदर अगर धारा प्रवाह की जाए तो वहाँ पर अपने आप फ्लक्स जनरेट होता है। अगर किसी कॉइल में धारा प्रवाह किया जाए तो फ्लक्स जनरेट होता है, लेकिन किस अनुपात में होता है, यही कहलाता है स्वप्रेरण। तो फाई इज इक्वल टू LI। ये तो हो गया फिक्स धारा के लिए। अगर धारा परिवर्तित हो तो अगर धारा परिवर्तित हो तो इसका फॉर्मूला होता है E/di/dt। तो यहाँ पर आपको 2 फॉर्मूले याद रखने,
अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल परिवर्तित धारा के रूप में दिया जाए तो ये फॉर्मूला, और फिक्स धारा और प्रेरकत्व के रूप में दिया जाए तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है भाई। तो सॉरी एल, तो ये आपको याद रखना है कि फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई इज इक्वल टू एल आई, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाई आई, तो विद्युत वाहक बल डिवाइडेड बाई परिवर्ती धारा। तो इस प्रकार से स्वप्रेरकत्व निकाला जाता है। स्वप्रेरकत्व में मैंने आपको पहला फॉर्मूला बता दिया, दूसरा फॉर्मूला बता दी। स्वप्रेरकत्व की वजह से जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो फ्लक्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 LI का स्क्वायर, 1/2 LI का स्क्वायर। तो आपने संचित ऊर्जा भी निकाल ली है, आपने वन फार्मूला सेकंड फार्मूला देख लिए, थ्योरीज भी आपने समझ ली कि किस टाइप से स्वप्रेरकत्व होता है। स्वप्रेरकत्व मतलब एक तरह से धारा का मैग्नेटिक फ्लक्स में कन्वर्जन, उसके अनुपात को प्रदर्शित करने के लिए जो राशि होती है वह स्वप्रेरकत्व कहलाता है, जिसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। अब बात करते हैं परिनालिका में कैसे होगा। अगर मान लीजिए हमने एक परिनालिका पर कॉइल अगर इस प्रकार से लपेटा है और इसमें अगर मान लीजिए हमने धारा प्रवाह किया है तो इसमें कितना स्वप्रेरकत्व उत्पन्न हो सकता है। तो ये होगा आपका म्यू जीरो या म्यू एन स्क्वायर, याद रखना आपको, म्यू एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई आपका एल, टोटल लंबाई आपकी एल, इसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया होगा वो ए होगा, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं आपके टोटल, वो एन, और म्यू जीरो इसका निर्वात का नियतांक म्यू जीरो। तो परिनालिका में चुंबकीय जो परिनालिका में प्रेरकत्व का जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। टर्न के वर्ग के समानुपाती है, लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है और क्षेत्रफल के समानुपाती है। उसके बाद बात करते हैं स्वप्रेरकत्व में समतल कुंडली का। तो स्वप्रेरकत्व में समतल कुंडली इस प्रकार से होती है, स्वप्रेरकत्व में समतल कुंडली इस प्रकार से होती है। अगर इसमें धारा प्रवाह किया जाए तो कितना प्रेरकत्व उत्पन्न होगा, तो याद रखना है आपको म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, ठीक है भाई, म्यू जीरो पाई, क्योंकि ये वृत्ताकार फॉर्मेट में इसलिए पाई आपको याद रखने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी, और एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, ये है आपके लिए समतल कुंडली के लिए और वो परिनालिका के लिए था। फिर बात करते हैं कि अगर कॉइल को श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो ये कॉइल अगर श्रेणी क्रम में अगर जोड़ी जाएगी इस प्रकार से, अगर मान लीजिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो क्या कंडीशन होगी, तो अगर क्या कंडीशन होगी तो ये L1, L2 और ये L3, तो तीन कॉइल को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आपको सबसे पहले जो प्रेरकत्व मिलेगा वो मिलेगा L1 + L2 + L3, और याद रखिए श्रेणी क्रम में आपका फ्लक्स जुड़ जाता है तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा Φ1 + Φ2 + Φ3, और श्रेणी क्रम में अगर कुछ नहीं बदलता है तो वो धारा में परिवर्तन नहीं बदलता, इसलिए di1/dt इज इक्वल टू di2/dt इज इक्वल टू di3/dt। तो इस प्रकार से इसमें फॉर्मूले काम करते, कभी कंडीशन आ जाती कभी न्यूमेरिकल आ जाता, ये श्रेणी क्रम का है। फिर बात करते हैं अपन समांतर क्रम का। तो समांतर क्रम में इस प्रकार से तीन कॉइल आपने लगा दिए, तो इसमें आपको याद रखना है इस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें होगी। तो इस कंडीशन में होगा ये कि टोटल प्रेरकत्व हो जाएगा L1, L2, L3 डिवाइडेड बाई L1, L2, L2, L3 प्लस L3, L1, और क्या क्या बराबर रहेगा, Φ1 इज इक्वल टू Φ2 इज इक्वल टू Φ3, और टोटल di/dt इज इक्वल टू di1/dt प्लस di2/dt प्लस di3/dt। तो ये आपको याद रखना है, मैंने कंडीशन भी आपको बता दी, समांतर क्रम में सारी कंडीशन। फिर हम बात करते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व में हमको दो कॉइल चाहिए होती है, एक कॉइल आपकी प्राथमिक कॉइल, एक कॉइल आपकी द्वितीयक कॉइल। यहाँ पर आपने धारा दिए जिससे यहाँ पर फ्लक्स बना dφ2/dt, तो यहाँ धारा देने से यहाँ का फ्लक्स वहाँ शिफ्ट हुआ, तो वहाँ पर जो फ्लक्स परिवर्तन होगा तो उस फ्लक्स परिवर्तन की वजह से वहाँ जो विद्युत वाहक बल क्रिएट होगा ये अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। तो इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे मैंने आपको स्वप्रेरकत्व का बताया वैसे यहाँ पर भी आपको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो M इज इक्वल टू Φ2 डिवाइडेड बाई I1, धारा रहेगी प्राइमरी का और फ्लक्स रहेगा सेकेंडरी का। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला E2 डिवाइडेड बाई di1/dt1, पहले वाले में परिवर्तित हुई थी धारा और उसकी वजह से दूसरे वाले में विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, तो ये कहलाता है आपका अन्योन्य प्रेरकत्व, मतलब दो कॉइल की वजह से, एक के प्रेरण की वजह से दूसरे पर इफेक्ट। अब अगर अन्योन्य प्रेरकत्व की बात करें तो परिनालिका में अगर मान लीजिए दो कॉइल अगर परिनालिकाओं में रखी हुई है,
दो कॉइल अगर परिनालिकाओं में रखी हुई है तो अननोन प्रेरकत्व की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू ज़ीरो N1 इंटू N2 इंटू आपका A डिवाइडेड बाई आपका L। ये हो गया आपका परिनालिका में, परिनालिका अगर दो परिनालिकाएं अननोन प्रेरकत्व करती है तो उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन या अननोन प्रेरकत्व। फॉर्मूले में देखिए N1 वहाँ N² था, यहाँ पर N1 इंटू N2 है। अब दूसरी बात करते हैं, एक मान लीजिए समतल कॉइल है, उसके पैरेलल में अगर मान लीजिए दूसरी समतल कॉइल है, तो इस कंडीशन में अननोन प्रेरकत्व का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू ज़ीरो और उसके बाद आपका N1 N2 की जगह N1 N2 म्यू ज़ीरो N1 N2। इसके बाद आपको क्या काम करना है, पाई R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R1। ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है। R2 का स्क्वायर मतलब बाहरी त्रिज्या और R1 जो है ये आंतरिक त्रिज्या है, और N1 N2 दोनों के एक का नंबर ऑफ जो टर्न है वो N1, दूसरे का आपका N2। म्यू ज़ीरो पहले से रहेगा, पाई पहले से था, आप चेक कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमने समतल कुंडली में भी अननोन प्रेरकत्व निकाल दिए। तो ये जो 10 जो फॉर्मूले मैंने आपको बताएं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाता नहीं है इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर। मिलता हूँ अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में मिलूंगा अल्टरनेटिंग करंट के साथ में ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।